हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम कर रहे थे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ आवर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब तक की अपने हमने दोनों वीडियोस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से स्टार्टिंग कर दी थी, जिसका हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। और उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थे, और आई एम श्योर कि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। और कभी ना कभी अगर उसके बाद आपने किसी भी बस या कार में ट्रैवल करा होगा तो आपने ज़रूर उसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो ज़रूर करा होगा, क्योंकि जब भी हमारे साइंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आता है तो उससे हमें और ज़्यादा मदद मिलती है उस चीज़ को समझने में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, डेट इज़ योर मास एंड इनर्शिया। ठीक है, अभी आपका जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी के अंडर में ये टॉपिक आता है मास और इनर्शिया का। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मतलब वो क्या रेजिस्ट करती है कि मतलब उसकी स्टेट ना डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग है वो मूविंग रहना पसंद करता है। तो ये क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और वो कैसी प्रॉपर्टी हो गई, जो उसकी स्टेट है उस समय की उसको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहती है। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो किससे मेजर होता है, उसके मास से मेजर होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन मास। क्योंकि इनर्शिया और मास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, इनर्शिया कम होगा तो मास भी कम होगा, राइट। कि कैसे कौन सी चीज़ बढ़ती है, कौन सी चीज़ के साथ बढ़ रही है। मतलब जैसे अगर इनर्शिया और मास दोनों इक्को मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी जो बढ़ेगा, अगर इनर्शिया बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। ठीक है, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शियल देन द लाइटर वन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, मतलब मास उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, in other words, the natural tendency of an object that resists the change in state of motion or rest of the object is called inertia। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो जो चेंज है, मतलब वो रेजिस्ट कर सकता है उस चेंज को, जो उसके मोशन के स्टेट को, रेस्ट के स्टेट के जो ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट लैंग्वेज में कहूँ तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जिस भी स्टेट में, चाहे रेस्ट में या मोशन में, तो उसका जो चेंज होने को वो जो रेजिस्ट कर रहा है वो क्या है, इनर्शिया है उसका। ठीक है, सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है तो उसका ज़्यादा इनर्शिया है, थस इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड दैन द लाइटर वन। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसलिए अगर कोई हैवी बॉक्स होता है तो इसलिए उसको डिफ़िकल्टी होती है पुश या पुल करने में, जबकि अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट होता है या लाइटर बॉक्स होता है तो उसको पुश या पुल करने में हम इजी फील करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, एक सब पार्ट डेट इज़ योर मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले हिंदी मीनिंग नहीं बताऊंगी, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको ना ये खुद से क्लियर हो जाएगा मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की पावर, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो उसकी जो पावर है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक बात आती है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। जब भी आप वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। मोमेंटम को आप पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पी से, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू में वी, वी इज योर वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, पी क्या है, मोमेंटम है, एम मास है, वी वेलोसिटी है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड। अब हम इन सारे एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। अ पर्सन गेट इंजर्ड, एक पर्सन को इंजरी हो गई है कोई, इन केस ऑफ हिटिंग बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसको हिट करा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहना चाहता है कि सच एज स्टोन पेबल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
या फिर क्या कहना चाहिए, मतलब कोई भी इंजर्ड हो सकता है पर्सन, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो स्टोन पेबल्स या कुछ भी। अब अगर हम आपकी तरफ कुछ भी स्टोन या पेबल फेंक के मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको इंजरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका जो मास है और जिस वेलोसिटी से आ रहा है तो उसकी वजह से इंजरी होगी ना। ये होता है आपका मतलब, इससे आप समझ सकते हैं। Even a small bullet is able to kill a person when it is fired from a gun because of its momentum due to great velocity। और एक छोटी सी बुलेट भी ये शक्ति रखती है कि वो किसी को मार सकती है, जबकि वो एक गन, क्योंकि वो एक गन से फायर हो रही है, लेकिन जो उसका मोमेंटम है और इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है उसकी वजह से ऐसा होता है। वरना अगर वो बुलेट में ऐसे किसी को सामने से बस नॉर्मल दे के मारूँ तो उसको नहीं लगेगी, राइट। लेकिन गन से फायर हो रही है और इतनी तेज वेलोसिटी के साथ आ रही है, इसलिए उसको मतलब इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, डीप इंजरी होती है, right? A person get injured severely when hit by a moving vehicle because of momentum of vehicle due to mass and velocity। अगर कोई भी मूविंग व्हीकल से पर्सन हिट होता है तो उसको इंजरी होती है और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सके। लेकिन अगर कोई व्हीकल खड़ा है, आप वहां से जाके उससे कोलिजन होते तो आपको इंजरी उस हद तक या उतनी सीवियर नहीं होगी जितनी आपको मूविंग व्हीकल से होगी। और इन सारे केसेस में जो आपको एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म दिख रही होगी वो क्या दिख रही होगी? मूविंग, ग्रेट वेलोसिटी से, और मूविंग और मास एंड वेलोसिटी। मतलब जो भी चीज़ मूविंग है उसके पास एक वेलोसिटी होगी और उसकी वजह से ही आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि मतलब जो मोमेंटम है वो किसका प्रोडक्ट है? मास और वेलोसिटी का, जो हमने ऊपर भी देखा। ये पी इज योर मोमेंटम, मास एम क्या है आपका मास, और वी क्या है आपकी वेलोसिटी, राइट। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मोमेंटम है वो आपका मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मोमेंटम बढ़ेगा जैसे अगर आप मास या वेलोसिटी में से किसी एक को भी बढ़ाते हैं। मतलब जैसे देखिए, पी इक्वल्स टू एम वी है, मास इंटू में वेलोसिटी। अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो ये पूरी टर्म इवेंचुअली बढ़ जाएगी, ये पूरी टर्म इवेंचुअली बढ़ी तो मोमेंटम इवेंचुअली बढ़ा, राइट। तो इसका मतलब अगर आप मास या वेलोसिटी में से किसी एक को भी इंक्रीज करते तो आपका मोमेंटम भी इंक्रीज होता है। दिस मीन्स इफ अ लाइटर एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक लाइटर और एक हैवियर ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो हैवियर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मोमेंटम होगा लाइटर के कंपैरिजन में। क्यों होगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, हैवियर का मास ज़्यादा है, राइट। वेलोसिटी सेम है पर मास ज़्यादा और कम है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इवेंचुअली मोमेंटम के ज़्यादा या कम होने पे। इफ़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेस वेलोसिटी, अगर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट हैज़ ट्रेमेंडियस मोमेंटम, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा। एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सीवियरली, और ये उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत सीवियरली हार्म कर सकता है। जैसे एक स्मॉल बुलेट का बहुत कम मास है लेकिन फिर भी वो किसी पर्सन को मारने की शक्ति रखती है, राइट। क्योंकि वो किससे फायर हो रखी है? गन से फायर हो रखी है जिसका एक बहुत अच्छी वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स प्रूव मोर फीटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड दैन इन लोअर स्पीड। जिन रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं मोस्टली वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि हाई स्पीड हो रखी होती है, लोअर स्पीड पे इतने रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू अ व्हीकल रनिंग विद लोअर स्पीड। जिनका ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं उनका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मतलब रेस्ट की स्टेट में, तो उस वक्त क्या मोमेंटम होता है? लेट एन ऑब्जेक्ट विद मास m इज इन रेस्ट। हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो रेस्ट पे। सिंस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, ऑब्वियसली बात है। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में जीरो आ गया तो मोमेंटम भी क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है जो मूव नहीं कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अब बात आती है यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये हो गई आपकी मोमेंटम की ऐसा यूनिट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। What will be the momentum of a stone having mass of 10 kg when it is thrown with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड? देखिए,
अब हम यहाँ से इसको ना खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब खुद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसकी एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी है, मीटर पर सेकेंड है, यानी कुछ चेंज नहीं करना। हमेशा इन क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट से ही इन क्वेश्चंस का मतलब आंसर ना कई बार चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मोमेंटम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, सॉरी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी, राइट। तो P इक्वल्स टू एम इंटू में वी। एम कितना है 10 kg, इंटू में वी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका मोमेंटम जो इस स्टोन के पास होगा। देखिए आंसर यही है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। द मास ऑफ अ गुड्स लॉरी इज 4000 kg एंड मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज 20,000 kg। मतलब एक लॉरी है, एक ट्रक जैसा समझ सकते हैं आप, उसका मास इतना है और उसके अंदर जो सामान है उसका इतना है। अगर लॉरी इस स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी हमें पता है, मास ऑफ लोरी इतना है, मास ऑफ गुड्स इतना है, तो टोटल मास निकालेंगे पहले हम, ठीक है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, टोटल मास इतना इंटू में 2, आंसर आ गया 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और हमने टोटल मास क्यों करा, क्योंकि जो लॉरी है उसका भी मास इंडिकेट होता है। अब देखिए अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ब्लॉक है बहुत हैवी है, उसको हिलाना ईजी है, या लाइटर ब्लॉक है उसे हिलाना ईजी है, ऑब्वियसली बात है लाइटर ब्लॉक को हिलाना ईजी है। तो इसका मतलब जो इसमें ट्रक का जो मास है या लॉरी का जो मास है हमें उसको भी कंसिडर करके चलना है, क्योंकि वो भी बहुत हैवी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। वो क्या कहता है, अ कार हैविंग मास ऑफ 1000 kg। एक कार का मास कितना है 1000 kg है, वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड की। उसके मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल्स टू एम इंटू में वी। तो 1000 इंटू में 0.5, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ या मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। कि सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ समझ आया नहीं, लेकिन हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आएगा समझ, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देखिए जो भी डायरेक्शन होती है फोर्स की, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपके फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब इस पे जो भी अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का इसके प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक तरह से फोर्स की डायरेक्शन में जो अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी उसके, ठीक है। पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज कीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, ये एम केजी और ये वी मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, रो वन इक्व रो कह रही हूँ पी वन इक्वल्स टू एम यू, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम पी टू इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम वी माइनस एम यू, ये आ गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, एम वी माइनस यू बाई टी। अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फोर्स के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। अब हमें ये बात पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, v माइनस यू बाई टी है ये। हम इस हम इस पूरे टर्म की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो क्या बच जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप हटा देते हैं तो फोर्स इक्वल्स टू के एम ए, और इसकी जनरली वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ, मास की यूनिट एम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड, मास की यूनिट केजी, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी है, या फिर इसे आप न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आई होप आपको ये वाली सारी चीज क्लियर हुई होगी कि ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ इसमें आपको, राइट। अब हम चलते हैं अपने एक और, इसमें एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, डेट इज डिफाइंड वन न्यूटन।
ठीक है, वो क्या होता है, व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। जब भी किसी 1 kg की बॉडी के में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिखता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई 1 किलो की बॉडी है और उसके ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन की फोर्स कहेंगे जो उस पर लग रही होगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, जो है एक आपका बहुत सेटिस्फाइंग टॉपिक आप कह सकते हैं, मतलब जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या प्रूफ है सेकेंड लॉ से। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स होगी एफ इक्वल्स टू 0, तो जो बॉडी है वो मूव करती जाएगी सेम वेलोसिटी से, और या फिर बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट भी रहेगी, राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से उसका क्या होगा, मोमेंटम वगैरह सारा कुछ इफेक्ट वाला हमने सारा कुछ पढ़ा। तो अब उसका क्या प्रूफ है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप प्लीज़ इस चीज़ को पहले थोड़ा सोचिए, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि हम इस को कैसे पढ़ेंगे, मतलब हम इसी टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आप सबको समझ आया होगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।